हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, अब इस वीडियो में हम लोग आज नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सिंथेसिस, जिसका हिंदी अर्थ होता है संश्लेषण। ठीक है, तो देखिए इधर सुनिए, मेरी बात सुनो। तो इसकी परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना सिंथेसिस कहलाता है, अर्थात संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस किसे कहेंगे? तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वाक्य रहेंगे, उनको मिलाकर जोड़ करके जब एक वाक्य बनाएंगे तो वही प्रक्रिया या प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। तीसरा और अगला होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। समझ में आ रहा है? तो इन तीन वाक्यों के आधार पर ही बाबू सिंथेसिस को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने के दरमियान दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, अथवा दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, अथवा दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। समझ में आ रही बातचीत? तो अब सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंसेज बनाना। समझ में आ रहा है ना? अब ये हेडिंग हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए नोट कर लिए है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग बनेगी पहला, दो या, हेडिंग है बाबू, दो या दो से अधिक, दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है बाबू, ये आप लोग की हेडिंग हो गई। तब इसके अंतर्गत क्या होगा बाबू कि दो या दो से अधिक वाक्य रहेंगे, उनको मिलाएंगे, उनको मिला करके क्या करेंगे? तो एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इसके अंतर्गत अब जो है कि जो हेडिंग है, इसके अंतर्गत कई प्रकार की टॉपिक्स आती है। पार्टिसिपल आता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आता है, इंफिनिटिव आता है, फ्रेज इन पोजीशन आता है, एडवर्बियल फ्रेज आता है। ठीक है, तो ऐसे करके कई सारी टॉपिक्स आती है। तो कहने का तात्पर्य कि अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके इस माध्यम से हम लोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे। समझ में आ रहा है बातचीत ना? तो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नोट करिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा। अब जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, उसके अंतर्गत हम किसका प्रयोग करेंगे, किस टॉपिक का प्रयोग लाएंगे? तो प्यारे बच्चे, इसमें जो है कि आपका ये सभी टॉपिक होगी। यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, इंफिनिटिव का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन नाउन और जिरंड का प्रयोग करके, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, और एडजेक्टिव अथवा कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बाबू पार्टिसिपल। ठीक है, तो हेडिंग लिखोगे यूज ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है प्यारे बच्चे, हेडिंग लिखिएगा यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। हेडिंग लिखिएगा यूज ऑफ पार्टिसिपल।
यूज ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है, अर्थात पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक ना बाबू, या पार्टिसिपल का प्रयोग। देखो बाबू, अब पार्टिसिपल कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो पार्टिसिपल किसे कहते हैं, ठीक है, तो वह शब्द जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का, एडवर्ब भी जोड़ सकते हैं, तो एडजेक्टिव का कार्य करता है, वही शब्द आपका पार्टिसिपल कहलाता है। एक लाइन में लिखिएगा, वह शब्द जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है, वह पार्टिसिपल कहलाता है, वह पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है बाबू। इसका मतलब समझे हो, वह शब्द जो वर्ब का तो काम करेगा ही, लेकिन साथ में एडजेक्टिव का भी कार्य करेगा, वही शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो पार्टिसिपल कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, तो ये तो हो गया पार्टिसिपल की परिभाषा कि वह शब्द जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य करता है, वह पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो बातचीत को जब आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो पार्टिसिपल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो अब पार्टिसिपल के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 3 भेद कौन कौन होते हैं भाई? देखिए, तो पहला आपका इसका 3 भेद होते हैं, तो 3 भेद कौन कौन होते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा होता है आपका कौन? तो होता है पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा कौन होता है बाबू? तो होता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और तीसरा होता है आप लोगों का परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है बाबू, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। समझ में आ रही है बातचीत? ये क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हो ना, ये क्लास 10th में भी पढ़ाया गया था, ठीक है, इसको नोट कर लिए हो। चलो देखो बाबू, फटाक से बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इतना हो गया, तो अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। हो गया बाबू? अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर, ठीक है, नोट कर लिए हो ना। चलो, अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या होती है, इसको बनाया कैसे जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं हम लोग। तो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या हो गया बाबू? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। देखिए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ध्यान से समझिएगा। तो इसकी परिभाषा होती है कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में कर, कामा, ता, हुआ या वाला शब्द आता है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती हैं, ठीक है। तो इसको संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, आपका क्या हुआ बाबू, ये वर्ब हो गई, ठीक है, वर्ब के अंत में, ठीक है, कर शब्द दे, क्या दे? कर, ठीक है। या फिर आपका ता हुआ शब्द दे दे, क्या दे दे? ता हुआ शब्द दे दे, ठीक है। या फिर वाला शब्द दे दे, ठीक है बाबू। तो ऐसी क्रियाएं आपकी क्या कहलाएगी बाबू? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल
कहलाती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में क्या होता है बाबू, तो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है। मतलब इसका समझो कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में कर का मता हुआ या वाला शब्द आएगा तो ये क्रियाएं आपकी क्या कहलाएगी बाबू, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। और जो क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, क्या होगी बाबू, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। ठीक है, तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या करोगे, आईएनजी जोड़ दोगे। क्या करोगे बाबू, आईएनजी जोड़ दोगे। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो, इतना नोट कर लिए हो आए। अब देखो, तो जो क्रिया देखो, अब यानी कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और उसमें आप क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा क्या चीज, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ध्यान से समझो। और ये अपने आप में क्या होगा बाबू, तो एडजेक्टिव रहेगा। अपने आप में क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। समझ में आ रहा है बातचीत हमारी। आए, हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में कर का मता हुआ या वाला शब्द आएगा बाबू, तो ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो जब इन क्रियाओं का अंग्रेजी अनुवाद बनाओगे तो जिस क्रिया के अंत में कर का मता हुआ या वाला शब्द रहेगा, ठीक है, तो उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या करोगे, आईएनजी जोड़ दोगे, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, वही आपका क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा। समझ में आ रही बातचीत। चलो, तो इतना नोट करो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा तेज गति से नोट करिए। हो गया है। चलो, अब इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। समझ में आ रहा है ना। नहीं हो बाबू, देखो बाबू, अब कैसे जानोगे कि कोई क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो अभी हमने बताया ही है कि अगर हिंदी क्रिया, देखो हिंदी में कैसे जानोगे, तो हिंदी में क्रिया के अंत में कर का मता हुआ या वाला शब्द जोड़ा रहेगा। और अंग्रेजी की बात करोगे तो वर्ब में आईएनजी जोड़ा रहेगा, परंतु वो आईएनजी वाला पार्ट अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो वहां पर क्या कहलाएगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। जैसे हिंदी में एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है, देखो बाबू, जैसे कहा जाए कि शेर को देखकर, शेर को देखकर, ठीक है बाबू, शेर को देखकर कमा वह पेड़ पर, देखो इधर समझो, पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है बाबू, तो अब कैसे समझोगे कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं, तो इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। तो आई देखो, आई देखना शब्द है ना बाबू, तो ई वर्ब है कि नहीं है, वर्ब है। ठीक, अब इसमें कर शब्द है जोड़ा है, तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहचान हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हो गया ना। लेकिन साथ में कर है कि शेर को देखकर, तो देखना शब्द किसके बारे में बता रहा है, शेर के बारे में। और शेर तुम्हारा बाबू यहाँ पर है, शेर आपका क्या है, शोर नहीं, नाउन है। तो जब ये शब्द यहाँ पर नाउन के बारे में बता रहा है तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि जो शब्द नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी कहलाएगा। समझ में आई बात। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, तो अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो इसका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है, और पहले लास्ट वर्ब को लिखेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस की तरह इसका अनुवाद बनाया जाता है। जिस इंपरेटिव में मेन वर्ब को पहले लिखते हैं ना, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं इंपरेटिव में, अदर वर्ड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो ठीक इसी फॉर्मेट पे ये भी आपका बनेगा। तो पहले देखना की मीनिंग क्या हो गई, सी, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अभी आपने देखा है कि जिस क्रिया के अंत में कर का मता हुआ या वाला शब्द रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और जब अंग्रेजी में अनुवाद बनाओगे तो उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या करोगे, आईएनजी जोड़ दोगे। समझ में आ रहा है बाबू। चलो, तो आईएनजी जोड़ दिया। अब शेर को है तो यहाँ को के बाद संबंधित नाउन नहीं न दिया है, तो को आप छोड़ देंगे। ठीक है, शेर की मीनिंग हो जाएगी द लायन। क्या हो जाएगी, द लायन। ठीक है, अब देखिए, तो अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि आपका पार्टिसिपल है कि कुछ जिरंड तो नहीं ना है। तो देखिए, अब ये सीइंग माने देखना होता है, तो देखना शब्द यहाँ किसके बारे में बता रहा है बाबू, लायन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, लायन के बारे में। और जब लायन के बारे में बता रहा है तो लायन आपका क्या है, नाउन। तो ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव क्या होता है, तो भाई आपका पार्टिसिपल ही तो एडजेक्टिव होता है ना, तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब कह रहा है कि वो पेड़ पर चढ़ गया, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य है। तो he climbed
अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गया। समझ पा रहे हो? बस यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। समझ में आई ये बात? तो अब देखो एक चीज और इसमें विशेषता ध्यान देना, सबसे अब तक की महत्वपूर्ण पॉइंट कि शेर को देखकर वो पेड़ पर चढ़ गया। तो पहले ये बताइए आप हमको कि शेर को देखेंगे तो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ेंगे कि रुकेंगे? अभी तुरंत चढ़ेंगे, चढ़ेंगे ना। कोनो 500 का नोटवा उधार लिया रहेगा, देगा उस समय ना, 800 हमर जान पर पड़ल बारे साला तू हमरा के नोट दिखाओ तेरे 500 का, उ रख ले मत दिए, लेकिन जान तो बच्चे पहले है कि नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो क्या रहा है कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी सहायता से हम सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, क्या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है, अर्थात जहां पर एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा हो वहां पे क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। समझ में आ रही बातचीत? तो चलो इसको एक लाइन में नोट कर लो। ठीक है, नोट करके लिखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एग्जाम्पल वाला लिख लो। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, ये सबसे अब तक की महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के तुरंत बाद क्या होता है? दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नोट कर लिए हो ना? चलो अब बातचीत थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट को और हम लोग समझ लेते हैं। ठीक ना? तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो आ जाते हैं थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है बाबू, समझ पा रहे हो ना? हो गया है? आगे बढ़े, यहाँ हेडिंग लिखिएगा पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल नोट कर लिए हो ना? अब ये पढ़ा नहीं रहा हूं बाबू, थोड़ा सा इसमें बस मैं चर्चा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, पास्ट पार्टिसिपल, चलिए लिख लिए हो ना? नहीं लंबा नहीं, बहुत छोटा है टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक में करके कई टॉपिक है, जितने लिखे थे वो एक बार पढ़ लोगे तो फिर 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। फिर तीसरी टॉपिक आएगी कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत लंबा नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब आ जाइए पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है बाबू, तो अब कैसे पहचानेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल, ध्यान दीजिएगा, कैसे पहचानेंगे कि जो है वो पास्ट पार्टिसिपल को कैसे आप पहचानेंगे? तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल में होता क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में कोई क्रिया लिखी रहेगी वर्ड, ठीक है, और उसके अंत में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ हुआ शब्द आएगा। क्या आएगा? सिर्फ हुआ शब्द आएगा। तो हिंदी की ये क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू? पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। ठीक है, और जब पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाओगे तो उस क्रिया का तीसरा रूप लिख दोगे। क्या लिख दोगे बाबू? क्रिया का तीसरा रूप लिख दोगे। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल भी आपका किसका व्यवहार करता है? तो एडजेक्टिव का ही व्यवहार करता है। किसका व्यवहार करता है बाबू? एडजेक्टिव का ही व्यवहार करता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, हमने ये बताया कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में हुआ शब्द आता है तो वे क्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं? तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और जो क्रिया पास्ट पार्टिसिपल होती है उसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय तीसरा रूप लिख देते हैं। अर्थात कोई क्रिया थर्ड फॉर्म में हो और उसके साथ साथ वो एडजेक्टिव का काम कर रही हो, ध्यान दीजिए, तो वो क्रिया आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। समझ में आ रही बात ना? इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए, जैसे में ध्यान दीजिएगा, मैंने एक जला हुआ
जला हुआ मकान देखा। मैंने एक जला हुआ मकान देखा। ठीक है बाबू, तो देखिए कर रहा है कि मैंने एक जला हुआ मकान देखा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आई बाबू, जलना आपका क्या होता है? वर्ब होता है ना, ठीक। इसमें हुआ शब्द जोड़ दिया तो अब ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, पास्ट पार्टिसिपल हुआ ना। लेकिन अब कह रहा है कि मैंने एक जला हुआ मकान देखा। तो जला हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है? मकान के बारे में। मकान नाउन है तो ये अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। परंतु हुआ शब्द जुड़ा है तो हाई पूरा का पूरा ये आपका क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। और जब अंग्रेजी में अनुवाद करोगे तो इसी क्रिया का कौन रूप लिखोगे? थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब देखिए, तो अब ये चीज हो गया। तो कह रहा है कि मैंने एक जला हुआ मकान देखा। देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो कौन देखा? तो मैंने। तो कर्ता मैंने की मीनिंग क्या लग जाएगी भाई? आई। सी माने देखना, उसका सेकेंड फॉर्म क्या लग जाएगा? सा। एक जला हुआ मकान, तो जला हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है? मकान के बारे में। परंतु जला हुआ शब्द है क्या? तो भाई पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब एक की अंग्रेजी ये हो जाएगी, बर्न माने जलना, इसका थर्ड फॉर्म बर्न हो जाएगा। और हाउस माने क्या हो जाएगा? मकान। तो आई सा बर्नट हाउस, और बर्नट यहाँ पे आपका क्या है? तो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे और स्पष्ट हो जाती है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, वो बीते हुए समय में समाप्त हो चुका होता है। ठीक है। और उस वाक्य में आए हुए किसी न किसी नाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है। ठीक है। यानी जब दो वाक्य दिए हों, ध्यान दीजिएगा, उसमें से कोई एक ऐसा, उनमें से दो वाक्यों में से कोई एक वाक्य में का कोई ऐसा शब्द हो जो किसी दूसरे वाक्य में आए हुए शब्द नाउन यानी नाउन की विशेषता बता रहा हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो वहां पर क्या, वहां पे कौन सा पार्टिसिपल आएगा? तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ठीक है। तो नोट करके इसमें भी जरा सा लिखना। ठीक है। नोट करके ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है। लिखिएगा नोट करके, पास्ट पार्टिसिपल, नोट करके लिखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में समाप्त हो चुका होता है। समाप्त हो चुका होता है। हो चुका होता है। ठीक है। तथा तथा वर्तमान में, वर्तमान में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। ठीक है। उसके साथ साथ ध्यान दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वाक्य में नाउन की तथा वाक्य में नाउन की विशेषता बताता है। नाउन की क्या करता है बाबू? विशेषता बताता है। ध्यान से समझो तनी। देखो फिर से एक बार समझाता हूं। कह रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल बीते हुए समय में समाप्त हो चुका होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। कह रहा है कि तथा वर्तमान में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तथा वाक्य में नाउन की विशेषता बताता है। वाक्य में, यहां में सब छूट गया है। ठीक है। वाक्य में नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है। तो प्रभाव नहीं पड़ता है का मतलब कैसे? देखो, तो जैसे कहा जाए, वो एग्जाम्पल था कि मैंने एक जला हुआ मकान देखा। तो अगर जलता हुआ मकान देखते तब तो रिएक्शन आप करते, लेकिन कह रहा है कि जला हुआ, सिर्फ हुआ शब्द आया, जला हुआ मकान देखा। तो मकान जल गया था, जब देखोगे तो कोई रिएक्शन करोगे? आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसी को कह रहा है कि तथा वर्तमान में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो डूअर होगा, एक्शन करने वाला होगा, करता होगा, उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? और उसके साथ साथ तथा वाक्य में नाउन की विशेषता बताएगा। तो वाक्य था कि मैंने एक जला हुआ मकान देखा, तो जला हुआ किसकी विशेषता बता रहा है? मकान की। तो अब मकान नाउन है, उसके बारे में ये बता रहा है। समझ में आ गई बातचीत? चलो अगला
और तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखना परफेक्ट पार्टिसिपल। प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है, चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब आते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो अब परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? तो हिंदी में इसकी डिफिनीशन होती है कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में कर, कामा, करके या करने के बाद शब्द आता है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाएं परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और जो क्रिया परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, ठीक है, हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही है बातचीत? देखो कैसे, ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि देखिए, जो क्रिया रहेगी यहाँ वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया, प्लस इसके अंत में कर दे देगा, ठीक है, या फिर बाबू करके दे देगा, ठीक है, या फिर करने के बाद दे देगा, करने के बाद यानी एक्शन होने के बाद, करने के बाद शब्द यदि दे देता है, ठीक है बाबू, तो हिंदी की ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है बाबू? तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और जो क्रिया परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही है बातचीत? अब देखिए, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट में कर लेते हैं, नहीं तो ये भागने लगेगा। ठीक है, ठीक समझे हो बात को? देखो फिर से समझ लो बाबू, हमने ये कहा है कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में, ठीक है, कर, कामा, करके या करने के बाद शब्द जुड़ा होता है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाएं परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। और जो क्रिया परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय तो हैविंग प्लस V3 यानी तीसरा रूप लिखेंगे, उसके पहले हैविंग का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तब एक प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा कि कर शब्द प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी था और कर शब्द परफेक्ट पार्टिसिपल में भी है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल का है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का है? समझ में आ रही बातचीत ना? तो चलिए पहले एग्जाम्पल लिख लेने दीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा, मेला देखकर, मेला देखकर उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। अब थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, देखो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि मेला देखकर, बहुत पहली बात इधर देखो, ताही देखना आपका क्या है बाबू? वर्ब है। दूसरी बात, कर शब्द जुड़ गया, तो अब ये कर शब्द जुड़ा है तो क्या हुआ? परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ। ठीक है, तीसरी बात कि देखकर, तो देखना शब्द किसके बारे में बता रहा है? मेला के। अब मेला नाउन है, ये मेला आपका क्या है? नाउन है। ये शब्द इस नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अभी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे तो बिल्कुल इंपरेटिव की तरह बनाएंगे। ताही देखना परफेक्ट, देखकर परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे ना, तो पहले देखना, देखिए पहले हैविंग लगाएंगे, ठीक है, और देखना की अंग्रेजी क्या होती है? सी, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सी। तो हैविंग सीन का मतलब कि देख कर। अब मेला का हो जाएगा द फेयर। क्या हो जाएगा? द फेयर। फेयर माने क्या होता है? मेला। तो हैविंग सीन द फेयर, मेला देख। ठीक है, उसने खाना खाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ही टुक फूड, ही टुक फूड, उसने खाना खाया। ठीक है, तब एक बात बताओ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में यहाँ अंतर हम लोग समझ लेते हैं। कर इसमें भी है, परफेक्ट पार्टिसिपल में भी है, और कर शब्द प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आता है। तो कैसे जानोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का है? समझ में आ रहा है ना? तो चलो थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप जानेंगे
कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का है। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये था कि कह रहा है कि शेर को देखकर वो पेड़ पर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। तो जैसे ही शेर को देखेंगे तो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ। इसमें कह रहा है कि मेला देखकर उसने खाना खाया। तो का मेलावा देखा तो तुरंत शान के खाए लगवा ना ना। तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की अपेक्षा परफेक्ट पार्टिसिपल में बीच में कुछ समय अंतराल मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो यही अंतर होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में ठीक है एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य ना होकर बीच में कुछ समय अंतराल मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या है जी बोलो? ठीक है, तब इसका नोट करके लिखना। और इसमें समझने की बात है। चलो लो देखो, मेला देखकर, ठीक है, तो आई बताओ देखना वर्ब है, आई करियंत में कर शब्द जुड़ गया है, तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देख कर शब्द किसके बारे में बता रहा है? मेला के बारे में। मेला क्या है? नाउन। तो जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो अब भाई आपका क्या हो गया? वर्ब भी है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी है, एडजेक्टिव। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाओगे तो अब हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करोगे नियम के अनुसार। तो पहले हैविंग लिख लो, फिर जो वर्ब है देखना, तो सी माने देखना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन। अब मेला का द फेयर। तो हैविंग सीन द फेयर का मतलब मेला देखकर। अब ये है पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, तो करता उसने का ही, खाना का टेक का उसका सेकंड फॉर्म टू क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है, खाना का क्या हो जाएगा? फूड। समझ आई बातचीत? अब चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखो तो इसमें नोट यही लिखना कि पास्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ नहीं होता है, बस। परफेक्ट पार्टिसिपल में हेडिंग नोट करके लिख लो, जो चलो मैं लिख देता हूं। परफेक्ट पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ नहीं होता है, अर्थात प्रेजेंट की अपेक्षा उसमें कुछ समय अंतराल मिल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को और सिंथेसिस के प्रयोग द्वारा, सिंथेसिस के अंतर्गत पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाना सीखेंगे। तो ये सब प्रक्रियाएं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चे मैं चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।